आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स को किस तरह से बनाया जाता है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है, और लास्ट में हम यह भी जानेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर करते हैं। जैसे कि जब हमें घर की, स्कूल की या फिर ऑफ़िसेज़ की लाइटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही इन इन जगहों की लाइटिंग करते हैं। जब हमें कुकिंग करना होता है, स्पेसिफ़िकली जब हम इलेक्ट्रिक ओवन्स या फिर इंडक्शन कुकटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही कुकिंग की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम हीटिंग भी करते हैं, जैसे कि हम रूम हीटर्स का इस्तेमाल करके, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, रूम्स को हीट अप करते हैं। गीज़र्स का इस्तेमाल करके वाटर को हीट अप करते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम ट्रेन्स के द्वारा या लिफ्ट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन कर रहे होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हमारी हेल्प कम्युनिकेशन में भी करता है। जब हम किसी से मोबाइल फ़ोन के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं या फिर इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, तो ये सारे डिवाइसेज़ भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रन कर रहे होते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी हमारी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। जब हम टीवी या रेडियो को चलाते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो ये डिवाइसेस भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही चलते हैं और इस तरह से एंटरटेनमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हम बहुत सारे मशीन्स और डिवाइसेस को रन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत महत्व है, इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा डिटेल में समझें। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी के वेरियस यूजेस के बारे में डिस्कशन किया और इस डिस्कशन से यह समझा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में समझें। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें और उसके बिहेवियर या उसके नेचर को उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सही ढंग से समझें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ होते हैं। एक वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें हमारे घरों की वॉल्स में लगे सॉकेट से मिलती है, जिसमें कि हम डिफरेंट डिवाइसेज़ को प्लग इन करके इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करते हैं और उन डिवाइसेज़ को रन करते हैं। और दूसरा सोर्स होता है इलेक्ट्रिक सेल। अब जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम हमारे वॉल्स में लगे सॉकेट से ऑब्टेन करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना काफ़ी डेंजरस और रिस्की साबित हो सकता है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हों, वो हम इलेक्ट्रिक सेल के साथ करें। जब हम इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी सेफ होते हैं। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक सेल एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इसका मतलब ये है कि हम इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल के उस एंड को कहा जाता है जहाँ पर एक प्रोट्रूडिंग मेटल कैप होती है, और इसके विपरीत जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एक फ्लैट मेटल डिस्क का बना होता है। जब हम जब हम एक इलेक्ट्रिक सेल को ड्रॉ करते हैं, तो हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक सेल को ईज़िली और बहुत ही कन्वीनिएंटली रिप्रेज़ेंट करने में आसानी हो जाए। जैसा कि हम दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल को एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यह इलेक्ट्रिक सेल का एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंबल में इलेक्ट्रिक सेल को 2
वर्टिकल पैरेलल लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें कि एक लाइन लंबी होती है जो कि बैटरी के या इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो लाइन छोटी होती है वो हमारे इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक सेल वायर्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, ये वायर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब हम इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनिएंटली ड्रॉ हो जाता है, और क्योंकि यह सिंबल वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सब इस सिंबल को देखकर आसानी से यह समझ जाते हैं कि यह इलेक्ट्रिक सेल रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 2 या 2 से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। जब हम यह कहते हैं कि हमने 2 या 2 से अधिक सेल्स को कंबाइन कर दिया है, तो इसका मतलब यह होता है कि हमने सेल्स को आपस में कुछ इस तरह से जोड़ दिया है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सेल 2 के पॉजिटिव टर्मिनल को सेल 1 के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अ, इसी तरह से हम 3, 4 या उससे भी अधिक सेल्स को आपस में एक-दूसरे से जोड़ सकते हैं। जब हम इस तरह से सेल्स को आपस में जोड़ते हैं, तो इस तरह की कनेक्शन को सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है। जब हम ऐसा करते हैं, मतलब कि 2 या 2 से अधिक सेल्स को आपस में जोड़ करके सीरीज़ में कनेक्ट करके और फिर अपने अप्लायंस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो बैटरी बनती है, यह बैटरी हमारे अप्लायंस को लंबे समय तक और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा दे सकती है। इसीलिए हम सेल्स को कंबाइन करके बैटरीज़ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जब हम बैटरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो हालाँकि यह किया तो जाता है 2 या 2 से अधिक सेल्स के कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन हम आम बोलचाल में बैटरी एक सेल के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं। मतलब बैटरी शब्द का इस्तेमाल हम एक सेल के लिए भी कर देते हैं। यहाँ तक कि हम जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एक सिंगल सेल लगा होता है, उसके लिए भी बैटरी का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस बात से हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि आम बोलचाल में बैटरी शब्द का इस्तेमाल सिंगल सेल के लिए भी किया जाता है। हालाँकि बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को भी बैटरी ही कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में डिस्कशन किया और यह जाना कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का इस्तेमाल करके सिंपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को समझ सकते हैं। जब मैं यह कहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को समझ सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम यह जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है, इस बात को हम एक सिंपल डिवाइस की वर्किंग के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, और वो सिंपल डिवाइस है टॉर्च लाइट या टॉर्च। मतलब कि टॉर्च लाइट को हम टॉर्च भी कहते हैं। मतलब कि हम यह समझने की हम पहले टॉर्च लाइट की फंक्शनिंग को डिस्कस करेंगे, उसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि टॉर्च लाइट किस तरह से वर्क करती है, और इस वर्किंग को समझने के बाद हम यह समझ पाएँगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है। बेसिकली एक टॉर्च लाइट के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसकी वजह से टॉर्च लाइट वर्क कर पाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कशन करेंगे। अभी हम एक टॉर्च लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। ऐसा करने से हमें टॉर्च लाइट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने में आसानी होगी। जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी के बारे में डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी भी एक टॉर्च के कंपोनेंट्स ही माने जाते हैं, टॉर्च के कंपोनेंट्स ही होते हैं। टॉर्च का एक दूसरा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक लैंप। टॉर्च में मौजूद लैंप इनकैंडेसेंट लैंप भी हो सकती है और एलईडी भी हो सकता है। पहले के टॉर्चेज़ में इनकैंडेसेंट लैंप का इस्तेमाल किया जाता था, और आज के समय में एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम पहले इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम एलईडी बल्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऊपर दिए हुए इस डायग्राम में एक इनकैंडेसेंट लैंप को दर्शाया गया है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ग्लास बल्ब के अंदर उसके सेंटर में एक बहुत ही थिन वायर होती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट 2 थिक वायर्स से जुड़ी होती है,
और ये दोनों थिक वायर्स नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर बाहर निकल कर के एक वायर तो मेटल के केस से जुड़ी होती है और दूसरी वायर इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस के सेंटर में मौजूद मेटल टिप से जुड़ी होती है। इसी चीज़ को दिए हुए ही इस लेफ्ट डायग्राम में भी दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिलामेंट 2 थिक वायर से जुड़ा होता है और इसमें से एक थिक वायर नीचे की तरफ आकर के फिर बाहर निकल कर के मेटल केस से जुड़ी होती है और दूसरी थिक वायर इलेक्ट्रिक लैंप के बेस के सेंटर में एक मेटल टिप होता है, उससे जुड़ी होती है। इन दोनों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि ये आपस में एक-दूसरे से टच नहीं होती। दोनों एंड्स इलेक्ट्रिक लैंप के 2 टर्मिनल्स का निर्माण करते हैं। यानी कि क्योंकि एक थिक वायर मेटल केस से जुड़ी हुई है, तो मेटल केस हमारे इलेक्ट्रिक लैंप का एक टर्मिनल बन जाता है और नीचे मौजूद मेटल टिप भी हमारे इलेक्ट्रिक लैंप का दूसरा टर्मिनल बन जाता है। जब हम बल्ब के इन 2 टर्मिनल्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो एक कंप्लीट पाथ बन जाता है, एक क्लोज़्ड पाथ बन जाता है और इस पाथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। जब यह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हुए आकर के फिलामेंट से गुज़रती है, तो फिलामेंट से गुज़रने की वजह से फिलामेंट हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है और जब वह ग्लो करता है, तो लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले के समय के टॉर्च लाइट्स में इनकैंडेसेंट लैंप का इस्तेमाल किया जाता था और आज के समय की टॉर्च लाइट्स में एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में डिफरेंट कलर्स के एलईडी बल्ब्स को दिखाया गया है। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं क्लियरली कि एलईडी बल्ब्स में कोई फिलामेंट नहीं होता। एलईडी बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल एक लॉन्ग वायर से जुड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल एक शॉर्ट वायर से जुड़ा होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि इसमें सभी एलईडी बल्ब्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, वो एक लॉन्ग वायर से जुड़े हुए हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, वो एक शॉर्ट वायर से जुड़े हुए हैं। जब हम एक एलईडी बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसके नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो एलईडी बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है और बल्ब ग्लो करने लगता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हमें हमेशा ही एलईडी बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और उसके नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एलईडी बल्ब्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है और यह तभी संभव हो पाता है जब हम एलईडी लैंप के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इनकैंडेसेंट लैंप के केस में ऐसा नहीं होता। हालाँकि इनकैंडेसेंट लैंप्स में भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर यह ज़रूरी नहीं होता कि हम एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें और दूसरे को नेगेटिव से जोड़ें। हम उन्हें किसी भी तरह से बैटरी से जोड़ सकते हैं, मतलब कि इनकैंडेसेंट लैंप के एक टर्मिनल को यदि हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं और दूसरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं, तब भी वो ग्लो करेगा और यदि हम कनेक्शन को रिवर्स कर दें, यानी कि पहले वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें और दूसरे वाले टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तब भी वो ग्लो करेगा। लेकिन एलईडी बल्ब्स में ऐसा नहीं होता। उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। लेकिन एलईडी बल्ब्स का एडवांटेज ये होता है कि ये एनर्जी एफिशिएंट होती हैं, मतलब कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करके ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करती हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं। जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जोड़ते हैं कि एक क्लोज्ड एंड कंप्लीट पाथ बन जाता है, तो ऐसे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के कनेक्शन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं।
जब हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि एक क्लोज्ड और कंप्लीट पाथ का निर्माण हो रहा होता है, इसीलिए इस पाथ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है। जैसा कि हम इस दिए हुए लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक इनकैंडेसेंट लैंप को एक लैंप होल्डर के अंदर लगाया हुआ है और उसके दोनों टर्मिनल्स को वायर से कनेक्ट किया हुआ है और इसी तरह से हमने एक सेल होल्डर के अंदर एक सेल को फिक्स कर रखा है और उसके दोनों टर्मिनल से हमने 2 वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। फिर हमने इलेक्ट्रिक लैंप के दोनों वायर्स को और बैटरी के दोनों वायर्स को इलेक्ट्रिक सेल के दोनों वायर्स को आपस में भी कनेक्ट कर रखा है। तो इस तरह से एक क्लोज़्ड और कंप्लीट पाथ बन जाता है और इस पाथ के थ्रू होकर के इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो वो इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट लैंप के फिलामेंट से भी पास होती है और फिलामेंट हीट अप होकर के ग्लो करने लगता है और इनकैंडेसेंट लैंप का ग्लो करना यह इंडिकेट करता है कि इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है, तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। इलेक्ट्रिक स्विच भी इलेक्ट्रिक सेल, इनकैंडेसेंट लैंप की तरह ही इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट होता है। यह एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि हमारी हेल्प करता है कि हम अपनी इच्छानुसार कभी तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन पोज़ीशन में ले आएँ और कभी हम उसे क्लोज़्ड कर दें और एक कंप्लीट पाथ का निर्माण कर दें ताकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगे। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर दिए हुए डायग्राम में यह दिखाया गया है कि हम एक इनकैंडेसेंट लैंप को एक बैटरी से जोड़ रहे हैं और बीच में हमने एक सिंपल सा स्विच भी जोड़ा हुआ है। यह सिंपल स्विच 2 मेटालिक ड्रॉइंग पिन्स और एक मेटालिक सेफ्टी पिन की सहायता से बनाया गया है। जैसा कि हम ऊपर दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा सेफ्टी पिन है, वो दूसरे मेटालिक ड्रॉइंग पिन को टच नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में एक कंप्लीट क्लोज़्ड पाथ का निर्माण नहीं हो रहा और ऐसी स्थिति में इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाएगी क्योंकि कंप्लीट पाथ का निर्माण नहीं हो रहा है और हमारा जो इनकैंडेसेंट लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। इसके विपरीत यदि हम नीचे दिए हुए डायग्राम में देखें, तो यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन को रोटेट करके जो दूसरा मेटालिक ड्रॉइंग पिन है उसके साथ जोड़ दिया है और ऐसा करने की वजह से एक कंप्लीट क्लोज़्ड पाथ का निर्माण हो पा रहा है और इसकी वजह से इस कंप्लीट क्लोज़्ड पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाता है और इस सिचुएशन में लैंप ग्लो करने लगता है। इस पोज़ीशन को हम सर्किट का ऑन पोज़ीशन कहते हैं और जो ऊपर वाली पोज़ीशन थी उसको हम सर्किट का ओपन पोज़ीशन कहते हैं। ओपन पोज़ीशन में सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता, जबकि ऑन पोज़ीशन या क्लोज़्ड पोज़ीशन में सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। हमारे घर में जिन स्विचेज़ का हम इस्तेमाल करके लाइट या फैन्स को ऑन करते हैं, वे भी सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न पर ही बने होते हैं, केवल उनका बाहरी रूप अलग होता है, परंतु अंदर से वो एक सिंपल स्विच की तरह ही फ़ंक्शन कर रहे होते हैं। एक पोज़ीशन में तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है और हमारा बल्ब या तो ग्लो करने लगता है या फिर यदि वो फ़ैन का स्विच है, तो फ़ैन चलने लगता है। और जो स्विच की दूसरी पोज़ीशन होती है, उस पोज़ीशन में सर्किट ब्रेकडाउन हो जाता है, एक कंप्लीट पाथ का निर्माण नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिसिटी उस सर्किट से फ्लो करना बंद कर देती है और हमारा बल्ब या फ़ैन स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब बंद हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक स्विच किस तरह से फ़ंक्शन करता है। जब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बुक्स में या कॉपी में ड्रॉ करना होता है, तो हर समय पर यह संभव नहीं हो पाता कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में मौजूद एक-एक स्ट्रक्चर के रियल डायग्राम्स को ड्रॉ करें। इस काम को सिम्प्लीफाई करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंबल्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिक सर्किट में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को ईज़िली और कन्वीनिएंटली दिखा पाते हैं।
क्योंकि ये सिंबल्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल्स होते हैं, मतलब पूरे संसार के सभी देशों के लोगों ने इसे कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया है, इसीलिए इन स्टैंडर्ड सिंबल्स को सभी कंट्रीज़ के लोग समझते हैं। और जब हम इन सिंबल्स के द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ड्रॉ करते हैं, तो सभी कंट्रीज़ के लोग इसको ईज़िली समझ पाते हैं। जैसा कि हम नीचे दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमें एक इलेक्ट्रिक सेल को दिखाना होता है, तो उसे हम 2 पैरेलल लाइन्स के द्वारा दिखाते हैं, 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन्स के द्वारा दिखाते हैं। जब हमें 2 सेल्स को दिखाना होता है, तो यहाँ पर हम ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स के द्वारा इसे दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक सेल को या बैटरी को रिप्रेजेंट करते वक़्त जब हम पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करते हैं, तो एक वर्टिकल लाइन लंबी होती है और दूसरी वर्टिकल लाइन छोटी होती है। जो लंबी लाइन होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और जो छोटी लाइन होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। जब हमें एक इनकैंडेसेंट लैंप को दिखाना होता है, तो उसे हम एक छोटे से सर्कल के अंदर क्रॉस बना करके दिखाते हैं। जब हमें एक एलईडी बल्ब को दिखाना होता है, तो हम एक ट्रायंगल बना करके इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एलईडी लैंप को किस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 छोटी-छोटी एरोज़ का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये 2 छोटे-छोटे एरोज़ इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये एलईडी लैंप लाइट एमिट करता है। एलईडी लैंप को जब हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली एक ट्रायंगल के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें जो ट्रायंगल का पॉइंटेड एंड होता है, वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके पॉइंटेड एंड की तरफ फ्लो करेगी। मतलब कि इसके बेस से शुरू होकर के इसके पॉइंटेड एंड की तरफ फ्लो करेगी, या यूँ कहें कि ये जो ट्रायंगल का डायरेक्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका वाइडर बेस है, वो पॉज़िटिव टर्मिनल है और जो ट्रायंगल का पॉइंटेड एंड है, वो नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि एलईडी में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एलईडी का एक पॉज़िटिव टर्मिनल होता है, जो कि एक लॉन्ग वायर से कनेक्टेड होता है, और एलईडी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो कि एक शॉर्ट वायर से कनेक्टेड होता है। तो एलईडी का जो सिंबल होता है, वो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ट्रायंगल का पॉइंटेड एंड है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरे शब्दों में मैं यह भी कह सकता हूँ कि इस डायग्राम के अंदर यह दिखाया गया है कि इस एलईडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगी। जब हमें वायर को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक स्विच को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑन पोज़ीशन और एक ऑफ पोज़ीशन, जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो यह ड्रॉ करना बहुत ही कन्वीनिएंट होता है, और इस ड्राइंग को और इस इलेक्ट्रिक सर्किट को सभी कंट्रीज़ के मौजूद लोग आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। वे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली पास होने देते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंपली कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इंसुलेटर्स भी कहते हैं। कंडक्टर्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये तीनों ही बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि कॉपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है और बहुत ही चीप होता है, इसलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं वायर्स बनाने के लिए। बेसिकली सभी मेटल्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ईज़िली पास होने देते हैं, इसीलिए सभी मेटल्स कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके विपरीत रबर, प्लास्टिक और सिरेमिक्स ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, और इसीलिए इन्हें इंसुलेटर्स या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है।
हमारी बॉडी एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट ईज़िली पास कर सकता है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी से पास करता है, तब बहुत सीवियर इंजरीज़ कॉज़ कर देता है या फिर कभी-कभी डेथ भी कॉज़ कर देता है। तो इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करें और कभी भी अपनी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास ना होने दें। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कि स्विचेस एटसेट्रा को गीले हाथों से टच ना करें, हम डैमेज्ड वायर्स को टच ना करें। ऐसा करके हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकेंगे और हमारी बॉडी भी सेफ रहेगी। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि सेल एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। हमने देखा कि जब सर्किट एक क्लोज्ड और कंप्लीट पाथ का निर्माण करता है, तभी उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और यदि इस क्लोज्ड पाथ को ब्रेक कर दिया जाए, तो उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देगा। हमने स्विचेस के बारे में पढ़ा और यह देखा कि किस तरह से स्विच इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। यह एक पोजीशन में तो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट बना देता है और अपनी दूसरी पोजीशन में इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो नहीं कर पाती। हमने यह भी जाना कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके विपरीत रबर, प्लास्टिक और सिरेमिक्स इंसुलेटर्स होते हैं, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। थैंक यू वेरी मच।